बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फिफ्थ एम्पायर। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, आज मैच जो हो रहा है वो भारत और नेपाल के माबैन हो रहा है। भारत ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया है और नेपाल की टीम को बैटिंग की दावत दे दी है। ये पहला मैच है एशिया कप में जिसमें ये देखने में आया है कि टॉस जीतने वाली टीम ने पहले फील्डिंग का फैसला किया हो। आज ये जो तब्दीली हमें देखने में आई है, किन वजूहात की बुनियाद पर देखने में आई है, ये देखेंगे। कल का जो मैच था अफगानिस्तान और बांग्लादेश के माबैन, बांग्लादेश ने 334 रन का हदफ बनाया तो अफगानिस्तान की टीम ताकुब में निकली। 45वें ओवर्स में ही पूरी टीम जो है वो 245 रन पे ढेर हो गई। 89 रन से शिकस्त खाई है अफगानिस्तान ने और यूं अफगानिस्तान का सुपर 4 में जाने का जो ख्वाब था वो चकनाचूर हुआ। अब ऑप्शन ये है कि अगला जो उसका मैच है वो भारी मार्जिन से जीते तो फिर कहीं ना कहीं जाके रन रेट के ऊपर बात बनती है। लेकिन इधर आज के मैच को अगर देखा जाए तो भारत अगर नेपाल से जीत जाता है तो सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर लेगा। लेकिन अगर आज बारिश पड़ जाती है, जिसके इम्कानात इस वक्त सामने आ रहे हैं, बारिश पड़ जाती है, एक एक पॉइंट मिलेगा तो भारत तब भी सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन आज अगर भारत को शिकस्त देखने में आ गई, जो अभी मुमकिनात में से तो दिखाई नहीं देती, लेकिन खेल है, खेल में कुछ भी हो सकता है। शिकस्त देखने में आई तो भारत का रास्ता जो है वो सुपर 4 के लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि फिर बात रन रेट के ऊपर चली जाएगी। कल के मैच का अगर तकाबुली जायजा लिया जाए तो साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक टेस्ट कप्तान सरफराज नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सरफराज साहब, अगर देखा जाए कल के मैच से लेके अब तक की अगर सूरत हाल को देखें तो आप क्या समझते हैं कि कल के मैच में अफगानिस्तान ने अपनी ग्रिप कहां पे लूज की है, या फिर आप समझते हैं कि उनकी कैपेबिलिटी इतनी अभी नहीं है, उन्हें ग्रो अप होने के लिए अभी वक्त चाहिए और फिर उसके बाद वो कम बैक कर सकते हैं? देखें, अफगानिस्तान की जो बॉलिंग थी वो इतनी कारआमद नहीं रही। कल आप देखें जो रशीद है उसको 60 के करीब रन पड़े हैं और ये बड़ी अनहोनी बात है कि उसको एक विकेट तक नहीं मिली। हालांकि वो एवरी मैच अच्छी बॉलिंग करता है, डेंट डालता है, आके रन रोकता है और विकेटें भी लेता है। उसके बाद फिर उनके फास्ट बॉलर को जो फारूकी है उसको भी काफ़ी अच्छी मार पड़ी है, जो नॉर्मली 2-3 विकेटें निकालता है। तो इस तरह की जो इनकी बॉलिंग भी कल नहीं चली। और उसके बाद जो श्रीलंका के बांग्लादेश के बैट्समैन, दे हैव रिगेन्ड फॉर्म और उन्होंने अच्छी परफॉर्म शो की है। और जो मिडिल ऑर्डर में पहले 4 बैट्समैनों ने बड़ा अच्छा स्कोर किया है और दोनों ने सेंचुरी की है। और मैं कहूँगा कि बांग्लादेश टीम अब काफ़ी फॉर्म में है और मुझे पहले भी यही लग रहा था कि बांग्लादेश टीम काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करेगी अगेंस्ट अफगानिस्तान। तो सरफराज साहब, आप क्या समझते हैं नजमुल हसन और मेहदी हसन का है कि बहुत बड़ा मार्जिन से अगर ये जीते तो उसके बाद ही फिर ये रन एवरेज का मामला चलेगा कि कौन प्लस है कौन माइनस है। जी, अगर आप नजमुल हसन और मेहदी हसन की कल की परफॉर्मेंस देखें तो एशिया कप में इस वक्त जितने भी बैटर जा रहे हैं उन बैटर्स के अंदर आप इनको कहां पे रेट करते हैं? अगर पाकिस्तानी टीम के साथ मवाजना किया जाए, अगर इंडिया की टीम के साथ किया जाए जो आगे बढ़ने की इस वक्त तगदो कर रही है, उनमें से ये नजमुल हसन और मेहदी हसन आपको कहां खड़े दिखाई देते हैं? देखें, दोनों बैट्समैनों ने बड़ी टेक्निकली अच्छा खेले हैं और बड़ा ये देख के सिंगल और टूज और उसके बाद फिर लूज गेंद पे चौका भी मारा है, छक्के भी मारे हैं। तो दे प्लेड वेरी वेल। और इस आप जो बता रहे हैं कि अगेंस्ट पाकिस्तान और दूसरी टीमों के अगर इनका मुआवजा करें तो मेरा ख्याल है कि ये इतने कम अपना खिलाड़ी नहीं है। और डे की बात होती है, जिस दिन कोई चल जाए और फॉर्म में आ जाए तो वन डे में तो यही है कि 1 या 2 खिलाड़ी लेके टीम को बैट्समैन निकल जाते हैं जीत के लिए, या कभी बॉलर आ जाए तो वो कर लेते हैं। तो इसमें तो ऑन द डे जो चल जाए उसकी मैं कहूँगा कि बेहतरी होती है। जी, लेकिन आप भारत की किस्मत कैसी देखते हैं? क्योंकि पाकिस्तान के साथ मुकाबला था, बारिश की नज़र हुआ, पॉइंट्स एक मिल गए। आज उनका मुकाबला नेपाल के साथ है, बूंदाबांदी का फिर आगाज़ हो चुका है मैच शुरू होने से पहले ही। तो ये वेन्यू का जो डिसाइड करना था उस पे और भारत की किस्मत पे कि अभी वो खेल भी पेश नहीं कर रहे तो उन्हें मौसमियाती तगय्युर की वजह से जो किस्मत का फैसला आ रहा है वही कबूल करना पड़ रहा है। देखें, ये वारिसी का मामला था कि वही जिद कर पे लगे हुए थे कि श्रीलंका में हमने खेलना था। हालांकि फोरकास्ट इनको पता था कि बारिशें, मानसून का मौसम है,
श्रीलंका में, तो इसको कहीं और शिफ्ट कर दें, लेकिन वो बज़िद रहे। अब उनकी बज़िद उनके सामने आ गई है कि बारिश ही बारिश हो रही है इनके मैचेस में, और ACC और पाकिस्तान जो होस्ट है वो सोच रहे हैं कि इनको शिफ्ट कर दिया जाए कि दूसरी जगहों पे जहां कम बारिश होती है श्रीलंका में। तो मेरा ख्याल है ये कर देना चाहिए ताकि आइंदा जो मैच है सुपर 4 जो चलेगा उसमें तो कम अज़ कम तमाम मैच लोगों को देखने में मिलें। तो वरना तो यहाँ तो ये बारिश का सीज़न है तो मैचेस होने काफ़ी मुश्किल नज़र आता है जी। क्योंकि सुपर 4 भी इसी तरीके से अगर घूमा घूम की कैफियत का शिकार हो गया तो फिर क्या बचेगा इस पूरे बड़े टूर्नामेंट के अंदर। PCB चेयरमैन ज़का अशरफ ने, जो मेज़बान भी हैं, उन्होंने ACC सरबराह के साथ जे शाह के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू की है और उसमें उन्होंने ये कहा है तब्दील कर दिया जाए, वो आप पाकिस्तान रख लें या दुबई रख लें, जो भी सूट करता है वो देख लें। तो अगर आज मैच हो जाता, बहुत सी कयास राइयाँ तो ये भी चल रही हैं कि अगर आज मैच हो जाता और नामुमकिनात में से जो दिखाई देता है कि नेपाल भारत से जीत जाता तो फिर हो सकता है कि भारत बाहर होता और बाकी जो मैचेस हैं वो पाकिस्तान के अंदर ही होते हैं। जी सरफराज साहब, आपको लगता है कि जय शाह जो है वो ज़का अशरफ साहब की बात के ऊपर मिन्नोअन सर तस्लीम खम कर लेंगे या फिर हमें यही देखना पड़ेगा कि श्रीलंका ही हमारी किस्मत पे होगा? मेरा ख्याल है कि ज़का अशरफ साहब ने जो सुजेशन दी है बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने सुजेशन दी है और तमाम व्यूज़ का भी यही वहाँ ख्याल है कि वहाँ बारिशें ही हैं। और उसके बाद जो ऑफिशल्स हैं जो 4 रुकनी वफद जो पाकिस्तान भी आ रहा है तो वहाँ भी मेरा ख्याल है कि मज़ीद डिस्कशन होगी। और बिनी जो है वो चेयरमैन वाइस चेयरमैन शुक्ला साहब भी मौजूद हैं और राजीव शुक्ला काफ़ी मतलब कि वज़न रखता है अपनी बातों में और वो अपनी बातें मनवा भी लेगा मेरा ख्याल है। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि मैचेस को अगर शिफ्ट कर दिया जाए और ज़का अशरफ साहब की बात को मान लिया जाए, ACC के ऑफिशियल भी इसके ऊपर अग्री कर जाएँ तो ये तो हमें आइंदा के जो मैचेस हैं वो काफ़ी हद तक लाइव देखने में मेरे नज़र आएंगे। वरना तो आप देखें अभी फिर बारिश शुरू हो गई है और उसके बाद आज का फ्यूचर भी नहीं पता कि आइंदा बारिश कब ख़त्म होगी और कब मैच शुरू होगा। और इंडिया ने जो टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला किया है वो अपने बॉलर को भी आजमाना चाह रहे थे, उनको भी प्रैक्टिस देना चाह रहे थे। इसकी वजह आपको क्या लगती है? क्योंकि अभी तक जो एशिया कप के कप्तान जी अभी तक जितने मैचेस हुए हैं सब ने टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया है। ये पहला मैच है जिसके अंदर हमें ये देखने को आया है कि बैटिंग की बजाय बॉलिंग का फैसला किया गया है। देखें ये तो मेरा ख्याल है कि पिच देख के उन्होंने ये फैसले किए होंगे कि पिच बैटिंग पिच है, बाद में शायद बारिश है या शाम को जो औस पड़ती है उसकी वजह से गेंद गीला भी होगा और ये सारी काउंट फॉर होती हैं चीज़ें देखते हुए कैप्टन। और उसके बाद फिर ये भी आइडिया होता है कि जी पहले बैटिंग करने का कि हम पूरी टीम की बैटिंग परफॉर्मेंस देख लें और तमाम बैट्समैनों को प्रैक्टिस भी हो जाए। और वरना दूसरी तरफ अगर देखें तो जो बॉलिंग अगर पहले कर लें तो टीम को शॉर्ट आउट करके तमाम बैट्समैनों की प्रैक्टिस भी शायद ना हो। और ये भी 2-3 चीज़ें सामने वो आती हैं। तो ये टॉस जीत के जो कल भी आप देखें टॉस जीत के बॉलिंग की है और मैच आ रहे हैं कल अफगानिस्तान वाले। जी आप कल की बॉलिंग के हवाले से क्या राय रखते हैं? तस्कीन की बॉलिंग 4 विकेट्स हासिल की, शारफ इस्लाम की बॉलिंग उन्होंने 3 विकेट्स हासिल किए हैं। कितने ख़तरनाक बॉलर हैं या फिर कल किस्मत ने साथ दिया? देखें किस्मत तो साथ देती है अगर आप मेहनत करें और आप में टेक्निकली आप अच्छे बॉलर हों तो उनकी बॉलिंग भी आप देखें कल मूवमेंट थी गेंद में और पुराना गेंद भी स्विंग हो रहा था और वाइड भी काफ़ी गेंद किए हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि 4 विकेटें जो ली हैं तस्कीन ने उसने बड़ी उम्दा बॉलिंग और एक जो उनका बैट्समैन 60 पे था 70 पे उसको काफ़ी गेंद ऑफ स्टंप के बाद से अंदर आया और पूरी रिवर्स स्विंग हुई है और बोल्ड हुआ। तो उसके बाद फिर मैं कहूँगा कि जो विकेटें गिरती रहीं और उसके साथ ये अपना बांग्लादेश के बॉलर ने और प्रेशर डालना शुरू किया। कप्तानी बड़ी अच्छी थी, मैं कहूँगा कि जो चेंजेस की हैं शाकिब ने वो बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने वक्त के साथ चेंजेस करता रहा। फास्ट बॉलर को भी अपना गाहे बगाहे वो लेके आता रहा जब ज़रूरत थी और स्पिनर भी अच्छी बॉलिंग करते रहे हैं। तो मैं ओवरऑल करूँगा कि बैटिंग के अलावा
इनकी बॉलिंग बड़ी अच्छी और कप्तानी बड़ी अच्छी रही है कल। जी अच्छा सरफराज साहब, भारत की जो परफॉर्मेंस हमने देखी, जो बैटिंग के अंदर हमने देखी, उसके बाद बहुत सी बातें 2-3 दिन में चहमगोइयाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं कि दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा ये जो कहते हैं कि लीग हम करवाते हैं, तो उस लीग में खेलने वाले खिलाड़ी इनके हैं, पैसे सबसे ज़्यादा कमाने वाले खिलाड़ी ये खुद हैं, लेकिन इस सब के बावजूद इनके अंदर एक मुनज़्ज़म अभी तक कारकर्दगी देखने में नहीं आ रही। डाउनफॉल है या अभी तक जो टीम है वो मजबूत इस वजह से नहीं है कि फैसले कुछ गलत हो रहे हैं। एक तरफ दुनिया क्रिकेट की बड़ी लीग करवाते हैं तो उसका असर इनके ऊपर क्यों नहीं देखने में आता कारकर्दगी के तौर पे। पाकिस्तान की सुपर लीग का अगर देखा जाए तो टैलेंट तो निकल रहा है, वो टैलेंट आगे जाके हमें फायदा भी पहुंचा रहा है, तो इधर आईपीएल से निकलने वाले क्यों नहीं फायदा पहुंचा रहे। देखें, इंडिया का तो मैं बार बार पहले भी कहता रहा हूं कि उनकी जो टेक्निकली वो जो टूर पे गए हुए थे वेस्ट इंडीज, वहाँ देवर टू मैनी चेंजेस, और उसके बाद कैप्टन भी बदलते रहे हैं, और उसके बाद एक जो सेट अपना पैटर्न होता है बैटिंग में बॉलिंग में वो भी नहीं रहा। फिर उनका जो बुमराह था, ही वॉज अनफिट फॉर लॉन्ग टाइम, और ये सारी चीज़ें देखते हुए मैं कहूँगा कि एक उनका कॉम्बिनेशन सेट नहीं हुआ, और अभी तक ये सेट नहीं हुआ। आप देखें, कल 2 बैट्समैनों के अलावा बाकी तमाम टीम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई 10-12 रन से ज़्यादा नहीं कर सकी, और उसके बाद फिर अंडर प्रेशर भी रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि कॉम्बिनेशन उनका अभी पूरी तरह नहीं बना, और मिडिल ऑर्डर या लो जोन में टॉप ऑर्डर में उनकी बैटिंग इतनी कामयाब नहीं रही जितनी होनी चाहिए थी। तो उसका लिए मैं तो यही बार बार कहूँगा कि कॉम्बिनेशन एक दफ़ा सेट हो जाए और उसको नहीं छेड़ना चाहिए। उस कॉम्बिनेशन के साथ आप आइंदा मैचेस में जाएं ताकि हर बैट्समैन को पता हो कि उसकी क्या जिम्मेदारी है, किस नंबर पे उसने बैटिंग करनी है। तो इनका आप देखें, कल 2-3 जो अच्छे बैट्समैन थे इंडिया के, वो टीम से बाहर हो गए, दूसरे भी टीम में अंदर आ गए। तो ये भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है कि ये दूसरे जो रेगुलर बैट्समैन थे उनको रिप्लेस कर दिया गया। तो ये कॉम्बिनेशन बड़ा ज़रूरी होता है किसी टीम का, बैटिंग में या बॉलिंग में या फील्डिंग में। जी, यानी आप माहौल की मुनासबत से कुछ वक्ती तौर पे तब्दीलियां कर सकते हैं, लेकिन अगर टीम को मजबूत करना है तो मुस्तकिल मिजाजी का उनसर अपने अंदर शामिल रखना चाहिए, उसी वजह से टीम मजबूत होती है। और अगर आप तब्दीलियां दर तब्दीलियां करते रहें तो उसका नुकसान टीम को भुगतना पड़ता है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आज के मैच पे बात की जाएगी और मुस्तकबिल के मैचेस पे बात की जाएगी। कहीं नहीं जाएगा स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, आज जो मैच हो रहा है, इस मैच में फैसला क्या बारिश के ऊपर छोड़ा जाएगा या फिर कारकर्दगी भी कहीं पे देखने को मिलेगी। अगर हम कैप्टनसी के ऊपर बात करें तो एक तरफ शर्मा है और उनकी कैप्टनसी जो है वो नेपाली कैप्टन से बहुत ज़्यादा है। मैचेस भी शर्मा ज़्यादा खेल चुके हैं। नेपाल पहली बार उसने एशिया कप के अंदर हिस्सा लिया है। इससे पहले एक बार क्वालिफाई किया था लेकिन एशिया कप फिर हो नहीं पाया था। अगर हम टीम कंपैरिजन की पूरी बात करें तो जो भारतीय कप्तान हैं उन्होंने अब तक जो मैचेस खेले हैं उनकी तादाद 53 है, इनिंग्स उसमें 52 है, जबकि उनके रन स्कोर जो है वो 1469 है और हाईएस्ट स्कोर जो उनका है वो 126 का है। दूसरी तरफ अगर हम नेपाली कप्तान की बात करें तो उन्होंने 244 मैचेस खेले और इनिंग्स जिसमें से 237 थी। रन स्कोर जो है वो 9837 हैं, जबकि हाईएस्ट स्कोर जो है वो 264 का है। तो ये कंपैरिजन अगर नेपाल का देखा जाए तो नेपाल के जो कप्तान हैं वो 53 मैचेस खेल चुके हैं। दूसरी तरफ भारतीय कप्तान जो है वो 244 खेल चुके हैं। उनका रन भी बहुत ज़्यादा है, हाईएस्ट स्कोर भी बहुत ज़्यादा है। तो ये तो है कप्तानी का मवाजना। अगर हम टीम का मवाजना करें तो फुल स्क्रीन के ऊपर टीम का मवाजना देखते हैं। 15 का स्क्वाड है और 15 के स्क्वाड में से अभी जो प्लेइंग 11 है वो किस हद तक बेहतर निकाली गई है और उस प्लेइंग 11 में कौन कौन सी तब्दीलियां की जा सकती थी। ये अगर आप फुल स्क्रीन कंपैरिजन के ऊपर आएँ तो भारत की टीम में रोहित शर्मा की कप्तानी में शार्दुल ठाकुर हैं, ईशान किशन हैं,
श्रेयास अय्यर हैं, रविंद्र जडेजा हैं, विराट कोहली हैं, कुलदीप यादव हैं, मोहम्मद शामी हैं, मोहम्मद सिराज हैं, हार्दिक पांड्या हैं, अजहर पटेल हैं और करिश्मा हैं, केएल राहुल हैं और शुभमन गिल हैं। अगर नेपाल की बात की जाए तो रोहित की ही वहाँ पे कप्तानी है, आरिफ शेख हैं, आसिफ शेख हैं, दीपेंद्रा सिंह हैं, कुशाल भोटल हैं, मौसम ढकाल हैं, गुलशन झा हैं, संदीप जोरा हैं, करण केसी हैं, कुशाल माला हैं, संदीप हैं, किशोर हैं, पार्टिस हैं और ललित हैं। ये टीम कंपैरिजन आप फुल स्क्रीन देख चुके हैं। अब इसमें तब्दीलियां क्या हो सकती थी? बात अगर नेपाल की जाए तो नेपाल के अंदर नेपाली टीम के अलावा खित्ते की टीम के लोग भी मौजूद हैं। जिस तरीके से अरब ममालिक के अंदर अरब की अपनी टीम्स के खिलाड़ी नहीं होते, उसमें ज़्यादातर पाकिस्तानी, अफ़गानी, श्रीलंकन, इंडियन, बांग्लादेशी उसमें मौजूद होते हैं। सरफराज साहब, अगर नेपाल की टीम को देखें, एक्सपोजर तो बढ़ता है कि जब आप किसी बड़े टूर्नामेंट में पहली बार हिस्सा ले रहे हो, तो इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के बाद पहला मैच जो खेला गया है वो तो ओडीआई की नंबर 1 टीम से खेला गया। अब इस मैच के अंदर ये नंबर 1 टीम तो नहीं है मद्दे मुकाबिल, लेकिन एक मजबूत टीम है और जो आसाब के ऊपर भी भारी पड़ सकती है। पिछले मैच से इनके एक्सपोजर में फर्क आया होगा? डेफिनेट मेरा ख्याल है कि जो पहला पाकिस्तान के खिलाफ नेपाली मैच खेले हैं उनमें तो इतना ज़्यादा स्कोर नहीं हुआ। मैक्सिमम स्कोर है 2 प्लेयरों ने, एक ने 28 और एक ने 26 किया था, तो ये उनका मैक्सिमम स्कोर था। उसके अलावा तो कोई बैट्समैन इतनी खतरनाक परफॉर्मेंस नहीं दे सका। तो मैं यही कहूँगा कि ये उनके लिए एक एक्सपोजर था बहुत बड़े मैच का, जिसमें पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग आप देख लें, वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, और उसके बाद इंडियन जो मंजे हुए बैट्समैन हैं वो पाकिस्तान की बॉलिंग के सामने घुटने टेक गए हैं और बार बार कहते रहे हैं कि हमारे पास ऐसे बॉलर ही नहीं है जो पाकिस्तान की बॉलिंग हमने देखी है और फेस कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो अभी उनका एक्सपोजर हुआ है आहिस्ता आहिस्ता। मेरा ख्याल है नेपाल के प्लेयरों को, उसकी ऑर्गेनाइजेशन को ये देखना होगा फ्यूचर में कि कैसे इसकी इम्प्रूवमेंट करें। और नेपाल में आप देखें इतनी क्रिकेट भी नहीं जितनी पाकिस्तान इंडिया में है, तो ये भी बहुत बड़ा फ़र्क है। और इसकी वजह भी है कि नेपाल की टीम में क्या ज़्यादातर मकामी हैं या फिर आउटसाइडर्स ही हैं? कौन सी टीम है? नेपाल की टीम में? नेपाल की टीम में तो मिले जुले प्लेयर हैं। आपने देखा है कोई अपना इंडियन ओरिजिन के हैं, कोई मुसलमान भी हैं, उसके अलावा कोई नेपाली भी हैं। ज़्यादा नेपाली तो बहुत कम है। और इधर उधर के जो, जैसे आपने कहा सऊदी अरेबिया वगैरह, यूएई में इधर उधर के लोग पकड़े के टीम बनाते हैं, इसी तरह है। हो सकता है फ्यूचर में इनका बेहतर हो यह मामला। जी अच्छा, अब आप अगर देखें तो भारत आगे चला जाता है अगर आज, क्योंकि चांसेस तो उसी के ज़्यादा हैं। अब फाइनल के अंदर जाके हमारा टाकरा फिर भारत से ही अगर होता है तो गुज़श्ता मैच से हमें क्या कुछ सीखने की ज़रूरत है? हमने पेसर स्टार्ट पे लगाए और जब उनका मिडल ऑर्डर चलना शुरू हुआ तो हमने वहाँ पे स्पिनर्स लगा दिए और हर एंड के ऊपर स्पिनर वहाँ पे दौड़ते रहे, और फिर उसके बाद जब पेसर्स लगाए तो फिर हमने नताइज मुख्तलिफ देखे। अब अगर अगला मैच हमारा भारत के साथ हो जाता है, पहले तो भारत को जेहन में रख के बात करते हैं, भारत के साथ अगला फाइनल होता है हमारा, तो फाइनल के अंदर तब्दीलियाँ क्या हमें चाहिए? टॉस जीतने के बाद अगर तो बात ये नहीं होती कि हम दुबई में जाते हैं या पाकिस्तान में आते हैं, अगर श्रीलंका का ही वेन्यू हम देखें तो टॉस जीतने के बाद पाकिस्तान को फैसला क्या करना है, और फिर उसके बाद अगर बॉलिंग में आना है तो बॉलिंग में क्या तब्दीलियां चाहिए? देखें, टॉस जीत के तो फैसला पिच के ऊपर होगा। पहले तो पिच भी आप देखें कि ग्रासी है या ड्राई है या नमी है उसमें, इस हिसाब से आप फिर टॉस अगर जीतें तो फैसला करेंगे कि पहले आप क्या करना चाहते हैं। तो उसके अलावा मैं कहूँगा कि पाकिस्तान की टीम की तो पिछले मैच में बैटिंग आई नहीं है, अभी तो अननोन है कि क्या करेंगे बैट्समैन, और जो आउट ऑफ फॉर्म में है वो फॉर्म में आएंगे या नहीं। उसके बाद जो रन आउट इनके होते हैं उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा, ज़्यादा रिस्की रन भी ना लें। और उसके बाद फिर ये देखें, उसके बाद फिर रनिंग बिटवीन द विकेट इम्प्रूव करें। और उसके साथ साथ आपने फील्डिंग जो देखी है इंडिया के ख़िलाफ़, बड़ी पैथेटिक फील्डिंग थी। इतनी पुअर फील्डिंग पाकिस्तान ने पहले तो शायद ना की हो,
पहले जो पाकिस्तान की फील्डिंग थी काफ़ी बेहतर थी। इस मैच से मैं हैरान हुआ हूँ कि ये क्या कॉम्बिनेशन उन्होंने किया हुआ था फील्डर्स को। तो अब फील्डिंग आप तो देख रहे हैं कप्तान जी बारीक बीनी से, हमारे जैसे आम शायक हैं वो तो सिर्फ इस बात के ऊपर ही मुतमईन हो जाएंगे कि आउटफील्ड गीली थी, गेंद गीला था, इसलिए कुछ मसाइल का सामना करना पड़ा। तो गेंद तो गीला बैट्समैन और स्पिनर के लिए, बॉलर और स्पिनर के लिए, फास्ट बॉलर के लिए होता है, फील्डर के लिए तो गेंद गीला की मामला नहीं आता। तो ये जब खेलते रहे हमारे प्लेयर तो औस जब पड़ती है तो वो भी तो गेंद गीला होता है, बारिश से ज़्यादा गेंद गीला हो जाता है। हर आदमी के पास एक छोटा सा टॉवल होता है, हर गेंद के बाद उसको ड्राई करती हैं। तो ये कंडीशन तो एक्सेप्टेबल नहीं कि गेंद गीला है और इसलिए मिस फील्डिंग करें। तो दूसरी तरफ कॉम्बिनेशन जो बना हुआ है उसके ऊपर भी कंसंट्रेट करना पड़ेगा कि कॉम्बिनेशन को बिल्कुल ना चेंज करें। आपने देखा होगा कि नजम सेठी ने पाकिस्तान टीम का एक कॉम्बिनेशन चेंज किया और वहाँ कैप्टन भी चेंज कर दिया, बाबर की जगह शादाब को कैप्टन बना दिया। यूएई में जो अफगानिस्तान के साथ मैचेस हुए थे और पाकिस्तान 2-1 से हारा भी है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि कॉम्बिनेशन को चेंज नहीं करना चाहिए, उसी के साथ बड़े मैचों में जाना चाहिए। और ये अब इंडिया का भी आप देख लें, कॉम्बिनेशन ये चेंज करते रहे हैं वेस्ट इंडीज़ के अंदर और अब उनका कितना बुरा हाल हुआ है बाकी बैट्समैनों का। तो अच्छा, ये मैं आप रोहित और कोहली की कैप्टनसी में फर्क क्या देखते हैं? देखें कोहली की और जो अब इनका जो कैप्टन है शर्मा, मैं कहूँगा कि कोहली वाज मच एक्सपीरियंस और ज़्यादा समझदार कैप्टन था। उसको तो पॉलिटिक्स, जो बॉम्बे की पॉलिटिक्स है वो ले डूबी है और उसमें जो ये अपना शर्मा है उसको एडवांटेज मिला है कि बॉम्बे राइट्स ने तमाम ने उनको सपोर्ट किया है और बोर्ड ने भी सपोर्ट करके अननेसेसरी मैं कहूँगा कि कोहली को कप्तानी से हटाया। सियासत तो हमारे इधर पाकिस्तान में भी होती रही है कप्तान जी, बहुत ज़्यादा होती रही है, वो सुबाइयत की सतह के ऊपर भी होती रही है। लेकिन ये जो बदलाव अब देखने में आया है कि अब वैसी बातें नहीं होती, अब वैसे क्रिटिसाइज नहीं किया जाता, ये तब्दीली की वजह क्या समझते हैं और इसमें क्रेडिट किसे देते हैं ये पॉलिटिक्स के खात्मे का? देखें, अभी तो जो चेयरमैन ज़का अशरफ साहब हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने एहतियाती ऐलान कर दिया था कि बाबर आजम हमारा ये T20 के अलावा ये जो एशिया कप है और वर्ल्ड कप है उसके लिए कैप्टन होगा। तो ये एक बड़ी मुस्बत बात हुई है। और दूसरी चीज़, उन्होंने जो ऑलरेडी मिकी आर्थर को लगाया हुआ था पाकिस्तान टीम के साथ, उन्हीं को कंटिन्यू करवाया, चेंज नहीं की। अब एक मसला आइंदा आएगा जो वर्ल्ड कप के लिए टीम अनाउंस होनी है, उसमें अब मिकी आर्थर है और उसका हेड कोच है और उसके अपने आदमी हैं, दूसरी तरफ इंजमामुल हक है। अब सिलेक्शन जब होगी टीम की, वो सिलेक्शन कौन करेगा, क्या इनका तरीका होगा। लेकिन आप समझते हैं कि उसमें तब्दीली करनी चाहिए? अगर हम देखें तो एशिया कप से पहले हमने अफगानिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज खेली है। जब तैयार होता है कोई तो मैदान में उतर के तैयार होता है, फॉर्म अगर उसकी वापस आती है तो वो मैदान में आती है। अब अगर अगला कोई बड़ा इवेंट आ रहा हो, एक इवेंट खेल के दूसरे जा रहे हो, तो वहां पे क्या तब्दीली कर देनी चाहिए या जो सेम टीम कॉम्बिनेशन है उसके साथ जाना चाहिए? मेनली तो मैं कहूँगा कि सेम कॉम्बिनेशन होना चाहिए। एक आध चेंज अगर हो जाए तो वो परफॉर्मेंस के ऊपर, अभी तो परफॉर्मेंस सामने आई नहीं, बैटिंग की बॉलिंग की परफॉर्मेंस आई है और उसमें स्पिनर का भी अपना अमल दखल हमने देख लिया है। मैंने कल ये सोच के जो कि 1-2 दिन में ये इनको टीम अनाउंस करनी पड़ेगी 15 खिलाड़ी जो हैं वर्ल्ड कप के लिए, तो वो मैंने एक टीम बनाई है। अगर आप कहते हैं तो मैं वो आपको बता देता हूँ। जी बताइए। देखें, बाबर आजम है, इमामुल हक है, उसमें फ़खर जमान है, अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद रिजवान, सलमान आगा, शादाब खान, इफ्तिखार अहमद, शाहीन शाह फरीदी, नसीम शाह, उसमें हारिस राउफ है, उसमें उसामा मीर, मोहम्मद नवाज, उसके साथ फ़हीम अशरफ और जुमान खान को मैंने रखा है जो
आखिर में अच्छी बॉलिंग करता है। और इसका भी ज़ुमान खान का आपकी ऑस्ट्रेलिया टीम में भी कॉन्ट्रैक्ट शाहनवाज हो धानी गया। की जगह नहीं बनी? नहीं, उसकी भी वो तो अभी पीछे इंजर्ड भी था, आउट ऑफ फॉर्म भी था। उसके अलावा रिजर्व में जो है मोहम्मद वसीम जूनियर, उसके बाद मोहम्मद हारिस और तैयब ताहिर, ये मैंने रिजर्व में देखा कि सिलेक्ट हो सकती हैं। तो बाकी तो ये मेरी व्यूज़ हैं। सिलेक्शन जो इन्होंने करनी है वो ये आप तो व्यूज की आपके बात कर रहे हैं, मुझे लगता है आपके हाथ में पीसीबी की लिस्ट तो नहीं लग गई? नहीं नहीं, ये वही टीम है जो पाकिस्तान की अभी टीम बनी हुई है। इसमें सिर्फ एक ही चेंज मैंने जो की है वो ज़ुमान खान को जो इंक्लूड किया है। और मेरा ख्याल है कि ज़ुमान खान ये इन मैचों में काफ़ी कारआमद हो सकता है। जी अच्छा कप्तान जी, अभी हमने बैटिंग का मुजाहरा उस तरीके से तो देखा नहीं, क्योंकि नेपाल की टीम के अगेंस्ट जो बैटिंग का मुजाहरा है वो तो कहा ही जाता है कि अगर अफगानिस्तान की टीम भी होती तो बहुत अच्छा करती। अब फर्ज कर लें कि आगे भारत के साथ हमारा फाइनल होता है, ये मफरूज़े के ऊपर बात कर रहा हूँ, बार बार इस पे जोर इसलिए दे रहा हूँ कि अगर हमने अभी तक भारत की बॉलिंग नहीं देखी कि बॉलिंग उनकी कैसी है, हम मुकाबला करते हैं तो हमारे बॉलर्स को भारत आजमा चुका है, हमने अभी तक भारत के बॉलर्स को आजमाया नहीं है। हमें नहीं पता कि किस तरीके से वो फॉर्म में है या आउट ऑफ फॉर्म है। अगर वहाँ पे जाके हमें बॉलर्स की सख्ती का सामना करना पड़ता है भारत का, तो किस तरीके से हमारी बैटिंग लाइन मजबूत होनी चाहिए? देखें, भारत के जो मेन बॉलर हैं, एक तो बुमराह वापस आया है काफ़ी लेऑफ के बाद, उसके बाद उनके पास सिराज है, शामी तो पिछले मैच में इंक्लूड नहीं किया गया, उसके बाद ठाकर है। इस पे मजीद बात करते हैं, ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि अगर पाकिस्तान का मुकाबला भारत के साथ फाइनल में होता है, क्योंकि मैं बतौर पाकिस्तानी अगर पाकिस्तान की टीम मौजूद हो तो मुझसे ज़्यादा टीम स्पिरिट का मुजाहरा नहीं होता कि मैं किसी और टीम को कहूँ कि ये मजबूत है और ये फाइनल में जा सकती है, क्योंकि मुझे टीम भी अपनी मजबूत मौजूदा सूरत हाल में लगती है। दीगर टीमों का अगर कंपैरिजन अगर हम देखें, टीम कॉम्बिनेशन देखें, पेसर अटैक देखें, बैटिंग लाइन देखें, टॉप ऑर्डर, मिडल ऑर्डर की अगर बात करें, अगर टॉप ऑर्डर कोलैप्स भी हो जाए तो मिडल ऑर्डर आगे चल जाता है। तो इसी के ऊपर बात हो रही है सरफराज साहब से। सरफराज साहब, क्या समझते हैं कि अगर हम फाइनल के अंदर जाएँ, अभी तो मैं प्लस पॉइंट दे रहा हूँ भारत को, प्लस पॉइंट पाकिस्तान को नहीं दे रहा, भारत को दे रहा हूं, और मैं भारत को फाइनल में लेके जा रहा हूं, तो किस किस्म की मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हमने अभी तक उनकी बॉलिंग नहीं देखी? देखें, बॉलिंग उनकी तो सबके सामने है, सिवाय बुमराह के, वो काफ़ी देर के बाद आया टीम के अंदर और उसके आने से इस टीम की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। लेकिन मैं हैरान हूँ कि कल इन्होंने शामी को बाहर निकाल दिया है, जिसने काफ़ी अच्छी बॉलिंग और अच्छी विकेटें भी दी हुई हैं। तो उसके बाद फिर ठाकुर है, वो मीडियम पेसर है, इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा पास नहीं है। सिराज ने किया इनका बॉलर है, और उसके साथ फिर स्पिनर उनके दो काफ़ी अच्छे हैं। जडेजा काफ़ी अच्छी बॉलिंग करा रहा है आजकल और विकेट भी ले रहा है। उसके बाद पटेल है, पटेल भी काफ़ी अच्छा स्पिन बॉलिंग करता है। तो ये मैं कहूँगा कि स्पिन बॉलिंग काफ़ी उनकी अच्छी कह सकती है। इंडिया की फास्ट की आउटस्टैंडिंग जैसे पाकिस्तान की है वो मुकाबला नहीं है। लेकिन अब बुमराह का ये देखना कि कितनी फॉर्म में है और काफ़ी लेऑफ के बाद क्या वो उसी पेस से बॉल करेगा और उसी स्ट्रेंथ से, जैसे वो काफ़ी तेज बॉलिंग करता है, तो ये अभी देखने में आएगा। क्योंकि इंजरी जब आदमी को हो, लेऑफ हो काफ़ी लंबा, तो दिमाग में ये होता है कि जोर लगाऊंगा या दोबारा इंजर्ड ना हो जाऊं। तो ये चीज़ें भी आपका फास्ट बॉलर के दिमाग में रहता है। तो अच्छा, आज के मैच पे आप क्या देखते हैं? 6 ओवर्स हो चुके हैं, टॉप ऑर्डर अभी भी खड़ा है, 33 रन हो चुके हैं, नेपाल कोई विकेट निकालने में कामयाब नहीं रहा जी। आज के अगर मैच की बात करें, 6 ओवर्स हो चुके हैं, नेपाली बॉलर्स अभी तक कोई विकेट नहीं निकाल पाए, 33 स्कोर हो चुका है। तो अगर आज उनका टॉप ऑर्डर जो है वो ठहर के खेलना अगर सीख जाता है और प्रैक्टिस उनकी हो जाती है, तो फिर अगले मैच के अंदर भारत की बैटिंग लाइन किस हद तक मजबूत हो जाएगी?
देखें उनको प्रैक्टिस तो चाहिए, और प्रैक्टिस जिन बैट्समैनों ने स्कोर नहीं किया उनको ज़रूरी चाहिए। एक तो कैप्टन है उनका, दूसरा फिर कोहली है। इन दोनों को तो ज़बरदस्त प्रैक्टिस चाहिए और अच्छा स्कोर करें ताकि इनका कॉन्फिडेंस वापस आए। तो वरना तो ये फिर अंडर प्रेशर रहेंगे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये इतने एक्सपीरियंस है जो बैट्समैन है, दोनों कैप्टन और फिर कोहली, इनको इतना प्रॉब्लम होगा फॉर्म में आने के लिए। नेपाली टीम के मध्य मुकाबिल तजर्बाकार वो बैटर्स हैं, तो हो सकता है कि वो एक अच्छी पार्टनरशिप बना पाएं और पार्टनरशिप के बाद वो अगले मैच के लिए प्रैक्टिस अपनी बेहतर कर सकें। शुक्रिया सरफराज नवाज साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, आपसे मुलाकात होगी कल। आज के मैच को एंजॉय कीजिए। अल्लाह निगहबान।